नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है कलाम की जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है रीट पात्रता की वो देख रहे थे, और कलाम जो है वो सबसे बेस्ट कोचिंग है टीचिंग एग्जाम में। ठीक है, तो आप जो है कलाम को जरूर फॉलो करें। आप अगर तैयारी कर रहे हो तो ये क्लासें सिर्फ आपके रिविजन के लिए। ठीक है, अब जो है अपनी जो टेस्ट सीरीज जो है माइनर टेस्ट 1, उसमें जो है मैथ शुरू करें। ईवीएस की क्लास जो है कल हो चुकी है, आज हम लेवल 1 मैथ लेकर आए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर में जो है जो जिस स्टूडेंट ने ये पेपर दिया है उसने जो है सही के चिन्ह भी लगा रखे हैं, उत्तर भी लगा रखे हैं। तो अपन ने जो है इनको अलग से टाइप कर लिया, वहां पर जो है इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो वही क्वेश्चन है, बस टाइप किए हुए हैं। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो इनको लेवल 1 मैथ के लिए। सबसे पहले निम्न में से सत्य कथन नहीं है, मतलब असत्य कथन बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो एक अभाज्य संख्या का वर्ग अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो बिल्कुल सही बात है। कैसे है? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं कि एक से बड़ी वह संख्या है जिसमें या तो स्वयं का भाग जाए, किसका? या तो स्वयं का भाग जाए या जाए आपका जो है एक का भाग। और एक का भाग तो लगभग हर संख्या में जाता है, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। मतलब स्वयं के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाए। ठीक है, स्वयं के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाए, स्वयं और एक के अलावा किसी का भी भाग ना जाए, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अपने दो है, दो में या तो दो का भाग जाता है एक बार, या जो है एक का जाता है। ठीक है, इसमें इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। जैसे तीन है, तीन में जो है तीन का ही भाग जाता है और एक का तो जाता ही है, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। तो ये दोनों की दोनों क्या होगी? आपके अभाज्य संख्याएं हो गई। जैसे चार है, चार में देखो खुद और एक के अलावा दो का भी भाग जाता है, कितना? दो बार। तो ये क्या हो गई? भाज्य। ये अभाज्य नहीं है। जैसे पांच है, पांच में क्या है? पांच का ही जाता है या एक का जाता है, इसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या। लेकिन जैसे छह है, छह में देखो दो का भी भाग जाता है, छह में तीन का भी बराबर जाता है भाग। तो ये छह क्या हो गया? आपकी भाज्य। क्यों? क्योंकि स्वयं और एक के अलावा भी इनमें किसी का भाग जा रहा है। तो अब जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या हो रहा है कि एक अभाज्य संख्या का वर्ग अभाज्य संख्या नहीं होती। तो देखो ये बात बिल्कुल सही है। जैसे अभाज्य संख्या हम तीन ही ले लेते हैं, तीन का वर्ग बराबर क्या होगा? तीन गुणा तीन बराबर क्या होगा? 9। तो 9 क्या है? 9 भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य। क्यों? क्योंकि 9 में जो है तीन का भाग जाता है, स्वयं और एक के अलावा भी किसी का भाग जा रहा है। जैसे अगली अभाज्य संख्या 5 लेते हैं, तो हो गया 5 गुणा 5, तो ये क्या हो गया? 25। और 25 भी क्या है? भाज्य संख्या। मतलब ऐसी कोई भी संख्या जो है पॉसिबल नहीं है जिसमें जो है अभाज्य संख्या का वर्ग करने पर भी अभाज्य संख्या ही आ जाए। तो ये क्या है? बिल्कुल सही बात है। अभाज्य संख्या का वर्ग भाज्य संख्या होती है। ठीक है, फिर किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समक 1 होता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। गुणात्मक तत्समक क्या होता है? गुणात्मक तत्समक क्या होता है? गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक ये होता है कि वह संख्या जिसको गुणा करने पर, मतलब वह संख्या जिसको किसी भी संख्या पर गुणा करने पर, मान लो ए कोई है, उसको किससे गुणा करेंगे वापस ए आ जाए? तो एक से। मतलब वह संख्या जिसको उस संख्या से गुणा करने पर वापस वही संख्या आ जाए, उसको कहते हैं गुणात्मक तत्समक। जैसे एक, चार को एक से करेंगे तो चार आ जाएगा, पांच को एक से करेंगे तो पांच आ जाएगा। मतलब किसी संख्या से उस संख्या को गुणा करने पर वह संख्या वापस आ जाए तो वो कहलाता है गुणात्मक तत्समक। तो वो कौन होता है? एक होता है। एक को आप किसी से भी गुणा करो वही संख्या वापस आ जाती है, तो इसको कहते हैं गुणात्मक तत्समक। ठीक है, फिर किसी भी संख्या को शून्य से भाग देने पर अपरिभाषित होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। आप किसी में भी जीरो, जैसे 4 में 0 का भाग दोगे, इसको अपन अनंत बोलते हैं, लेकिन ये क्या होता है? अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। अनंत की कोई परिभाषा नहीं होती है। तो शून्य का भाग देने पर जो है अपरिभाषित होता है, तो बिल्कुल सही है। फिर पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से भाग देने पर सदैव पूर्णांक प्राप्त होते हैं। यह बात गलत है। कैसे गलत है? अभी देखते हैं। देखो ये क्यों गलत है। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं आपकी 0 से शुरू होती है। कहां से? 0 से। 1 2 3 ऐसे करके ये चलती जाती है। फिर आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक जो होते हैं ना आपके, वो माइनस अनंत से शुरू होते हैं, ऐसे चलते चलते -1 0 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक चलते हैं। ठीक है, पूर्णांक में क्या आते हैं? माइनस अनंत से प्लस अनंत तक सिर्फ पूर्ण जो संख्या, जो पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक होते हैं। ठीक है, अब पूर्ण संख्याएं तो क्या होती हैं? 0 1 2 3। तो पूर्ण संख्या को अगर पूर्ण संख्या से भाग देंगे तो सदैव पूर्णांक प्राप्त होगा, इसका कोई जरूरी नहीं है। जैसे आप जो है 2 को 3 से भाग दो, 2 को 3 से भाग दोगे तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? पूर्णांक नहीं है। तो ये हो ही नहीं सकता। मतलब पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से भाग देने पर सदैव पूर्णांक प्राप्त हो, कोई जरूरी नहीं है। पूर्णांक कब प्राप्त होते हैं? जैसे मान लो कि 3 को 3 से भाग दिया तो क्या आया? 1, तब जरूर जो है पूर्णांक प्राप्त होता है। 6 को जो है 3 से भाग दिया तब क्या आया? 2, तब क्या है? पूर्णांक
जो है प्राप्त हो रहा है, लेकिन सदैव पूर्णांक प्राप्त तो ये जरूरी नहीं है। देखो 2/3 क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। एक और बात करें तो जो पूर्ण संख्या में 0 भी आता है, तो किसी पूर्ण संख्या 4 भी है और 0 भी है, 4 में 0 का भाग देंगे तो अनंत आ जाएगा, जो क्या है अपरिभाषित है। तो ये जरूरी नहीं है आपका कि जो है पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या का भाग देने पर पूर्णांक प्राप्त हो, तो ये क्या हो गया, गलत। और असत्य ही आपको बताना था कि सत्य कथन नहीं है, तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या बोल रहा है, निम्न में से सत्य है। देखो एकदम 0 लेवल से तैयारी करनी होगी और लेवल 1 का पेपर है तो इजी ही पेपर है, ठीक है। देखो ये आपको पता ही है, इस निशान को आप जानते होंगे कि जिसकी तरफ इसका मुंह खुला होता है वो क्या होती है, बड़ी संख्या होती है। क्या होती है, बड़ी संख्या, और इस तरफ होती है छोटी, ठीक है। अगर उल्टा खुला हो तो ये हो गई बड़ी और ये क्या हो गई, छोटी हो गई। तो अब ये पूछा इन्होंने कि सत्य कौन सा है, तो देखो दो यहां पर -18 और -15, और आपको पता है 18 तो क्या होता है 15 से बड़ा होता है, लेकिन जब संख्या ऋणात्मक होती है ना, ऋणात्मक, तब जो है छोटी जो अंक जिसका संख्यात्मक मान छोटा होता है ना वो बड़ी होती है। जैसे अगर -18 होता है ना वो छोटा होता है -15 से, मतलब माइनस में संख्यात्मक मान छोटा होगा तो संख्या बड़ी होगी। तो देखो यहाँ पर संख्यात्मक मान किसका छोटा है, इसका, लेकिन मुंह किसकी तरफ है, तो ये तो क्या हो गया, गलत। फिर देखो यहाँ पर संख्यात्मक मान किसका छोटा है, 11 का, तो बड़ी कौन सी है, 11, दोनों माइनस की है तो 11 बड़ी होनी चाहिए, जबकि मुंह ऐसे होना चाहिए इसका। फिर यहाँ पर देखो संख्यात्मक मान किसका छोटा है, 6 का, ठीक है, तो और मुंह भी 6 की तरफ खुला है, तो ये बिल्कुल सही है। 6 बड़ी है, जो -6 है वो -17 से क्या है, बड़ी है, ध्यान रखना। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी 2 ऑप्शन तो वैसे भी आपको पता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है जो है सभी प्राकृत संख्याओं के पूर्ववर्ती होते हैं। पूर्ववर्ती होता है एक तो क्या होता है पूर्ववर्ती, और एक होता है परवर्ती। क्या होता है, परवर्ती। इनको दोनों को समझ लो आप, वैसे आपने देख लिया होगा क्योंकि आप जो है तैयारी करने लग चुके हो। ये सिर्फ रिवीजन क्लास है, कलाम एकेडमी को आप फॉलो कर ले आंख बंद करके। मैंने 3 टीचिंग एग्जाम क्लियर किए हैं कलाम की बदौलत। मैं 2nd ग्रेड मैथ का फिलहाल टीचर हूं। 2nd ग्रेड मैथ से मैंने संस्कृत विभाग में भी क्लियर किया है, और 3rd ग्रेड साइंस मैथ से भी मैंने फाइनल क्लियर किए हैं ये एग्जाम। ऐसा नहीं है कि डबल में आया हूं, फाइनल क्लियर किए हैं, ठीक है। पूर्ववर्ती कौन सा होता है, जैसे कोई अंक 199, उसका पूर्ववर्ती क्या होगा, 198, मतलब एक पहला वाला, इससे जस्ट पहले वाला अंक। पूर्ववर्ती का मतलब है इससे पहले वाला अंक, और परवर्ती का मतलब है जैसे 199 इसका परवर्ती क्या होगा, 200, मतलब ठीक बाद वाला। तो पूर्ववर्ती होता है ठीक पहले वाला और परवर्ती होता है ठीक बाद वाला। अब पहला जो है ऑप्शन वो क्या कह रहा है, प्राकृत संख्याओं के सभी प्राकृत संख्याओं के पूर्ववर्ती होते हैं। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये होती है आपकी प्राकृत संख्या, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है कि सभी जो है ना, सभी की सभी जो आपकी प्राकृत संख्या है उनका पूर्ववर्ती होता है, तो बिल्कुल नहीं होता। क्यों, क्योंकि 1 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 0, और 0 तो प्राकृत संख्या होती ही नहीं है। समझ गए आप, तो पहला कथन तो क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, कि सभी प्राकृत संख्याओं के पूर्ववर्ती नहीं होते। 1 का पूर्ववर्ती 0 होता है, लेकिन 0 तो प्राकृत संख्या होता ही नहीं है, तो पहला तो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। फिर सभी प्राकृत संख्याओं के परवर्ती होते हैं, मतलब एक आगे, तो ये बात बिल्कुल सही है। आप 1000 बोलोगे तो 1001 हो जाएगा, आप 1100 बोलोगे तो 1101 हो जाएगा। आप कितनी भी बड़ी संख्या बोलो उससे आगे एक अंक आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये अनंत तक चलती है। तो परवर्ती तो सभी प्राकृत संख्याओं के होते हैं, लेकिन पूर्ववर्ती जो है 1 के अलावा सभी प्राकृत संख्याओं के होते हैं, क्योंकि 1 का जो है पूर्ववर्ती 0 होता है, जो प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो ऑप्शन केवल दूसरा सही होगा इसमें, तो ऑप्शन जो है 2, केवल 2 ही इसमें सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से असत्य बताना आपको। सबसे पहले 2000 का पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, तो 2000 का पूर्ववर्ती मतलब 1999, ठीक है, और उस पूर्ववर्ती का वापस पूर्ववर्ती क्या होगा, 1998। पूर्ववर्ती मतलब एक पहले, तो ये बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है। फिर 2000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, 2000 का पूर्ववर्ती क्या होगा, पूर्ववर्ती होगा 1999, उसका परवर्ती वापस क्या हो जाएगा, 2000, तो ये बिल्कुल सही है। फिर 2000 के परवर्ती मतलब एक आगे ले जाओ, 2000 का परवर्ती हो जाएगा 2001, फिर उसका परवर्ती मतलब 2002। 1999 नहीं होता, क्या होता है 2002, तो आपने आ गया ये गलत। फिर 2000 का परवर्ती मतलब 2001, फिर उसका वापस परवर्ती क्या होगा 2002, तो 2000 के परवर्ती का परवर्ती क्या होता है 2002 होता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो अपने को पूछा था गलत कौन सा है, तो गलत है इसका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 5।
ये कलाम की टेस्ट सीरीज है, बस इनको टाइप अलग से किया गया है क्योंकि जो पेपर है उसमें जो है पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन कर रखा है उन्होंने। ठीक है, अब आता है सबसे पहली बात कि किसी भी संख्या के लिए योज्य तत्समक क्या होता है। तो अपन ऊपर बात करके आए हैं गुणात्मक तत्समक की। किसकी? गुणात्मक तत्समक की। और गुणात्मक तत्समक आपको पता है क्या होता है? एक, मतलब वह संख्या जिसको किसी भी संख्या से गुणा करो वापस वही संख्या आ जाती है। मतलब जैसे एक है ना, इसको 4 से गुणा करोगे तो 4 आ जाएगी, 6 से करोगे तो 6, मतलब किसी संख्या से जो है गुणा करने पर वापस वही संख्या आ जाए। ठीक है, तो वो संख्या होती है एक। एक से किसी भी संख्या को गुणा करो वापस वही संख्या आ जाती है, तो ये होता है गुणात्मक तत्समक। ऐसे ही होता है एक योज्य तत्समक। क्या होता है? योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या कहता है कि किसी संख्या में क्या जोड़ें, किसी संख्या में क्या जोड़ें कि वापस वो संख्या जाए। तो 0, जैसे 4 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4। 5 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5। तो क्या होती है योज्य तत्समक? क्या होता है आपका? 0। मतलब ऐसी संख्या जिसको किसी भी संख्या में जोड़ो वापस वही संख्या आ जाती है, तो वो 0 ही होता है। 0 को किसी भी संख्या में जोड़ोगे तो वापस वही संख्या आ जाएगी, तो वो कहलाता है योज्य तत्समक। और गुणात्मक तत्समक होता है एक, जिसको किसी से भी गुणा करो वापस वही संख्या आती है। तो ध्यान रखना, योज्य तत्समक होता है 0 और गुणात्मक तत्समक होता है 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है? एक मिनट। क्वेश्चन 6 बोल रहा है निम्नलिखित में से असत्य कथन बताओ। सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या। देखो पहले हम लिख लेते हैं इनको, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या आपकी जो शुरू होती है वो होती है 1 से। 1, 2, 3, 4 और ऐसे करके ये अनंत तक चलती है। फिर आती है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं आपकी 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे करके ये अनंत तक जाती है। फिर आते हैं आपके पूर्णांक। क्या आते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक आपकी कहां से शुरू होती है? माइनस अनंत से शुरू होती है। ठीक है, -2, -1, 0, 1, 2 और ऐसे करके ये अनंत तक जाती है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इन तीनों पर ही बेस है क्वेश्चन बोल रहा है आपका सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। तो आपके सामने है, देखो प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो रही है, अनंत तक जा रही है, और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू हो रही है। लेकिन देखो यहां से ये आगे वाला भाग तो सारा प्राकृत का है ना, तो देखो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में आ रही है, तो बिल्कुल आ रही है। तो पहला तो क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, फिर सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है। तो देखो पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो रहा है और पूर्णांक देखो माइनस अनंत से प्लस अनंत को यहां से शुरू करें जो है ये भी क्या है? पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या है। इसका मतलब जो है सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक भी होती है। बिल्कुल। फिर आता है सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण होती है। नहीं, क्यों? क्योंकि पूर्णांक में जो है माइनस वाले भी होते हैं और पूर्ण में माइनस वाले होते नहीं है, तो सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं हो सकती, तो ये गलत है, हो गया। फिर सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती है। तो देखो प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो रही है, तो देखो अगर यहां से पूर्णांक में भी ये सारे के सारे आ रहे हैं तो प्राकृत संख्याएं पूर्णांक हो सकती है, तो ये भी बिल्कुल सही हो गया। तो अपने को पूछा था असत्य कथन, तो असत्य हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा 7वां क्वेश्चन को। 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को कि यदि हम एक धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव नंबर को दूसरे धन पूर्णांक से विभाजित करते हैं तो परिणामी संख्या कौन सी होगी? क्या करते हैं? धन पूर्णांक मतलब जो पॉजिटिव संख्या है, जैसे 4 है, 4 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 2। मतलब एक धन पूर्णांक को दूसरे धन पूर्णांक से गुण जो है क्या किया? भाग दिया, तो क्या आएगा आपके? क्या आ रहा है? एक वापस धन पूर्णांक आ रहा है। लेकिन अगर हम जैसे 3 है, 3 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? यही आएगा 3/2। और ये क्या होता है? ये धन पूर्णांक नहीं होता, ये होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। और जो है परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिनको p/q के रूप में लिख सकते हो, और क्यों जहां पर क्या होना नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो p/q के रूप में लिखा जा रहा है, और 2 है, इसको भी p/q 2/1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर किसी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो इसको भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। मतलब प्रत्येक जो पूर्णांक संख्या है ना, वो परिमेय भी है। ठीक है, तो हर बार यही होगा। ठीक है, 6 में 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, और 2 को हम वापस 2/1 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। पूर्णांक तो है, साथ में परिमेय, और 7/3 करें तो ये इसको 7/3 ही आएगा, और ये भी क्या है? आपकी परिमेय संख्या। तो हमेशा क्या आएगी आपकी? तो सदैव एक परिमेय संख्या आएगी। तो वह एक क्या होगी? परिमेय संख्या। ठीक है, सदैव एक परिमेय। जब धन पूर्णांक को दूसरे धन पूर्णांक से विभाजित करेंगे तो परिणाम हमेशा क्या आएगा? एक परिमेय संख्या आएगा। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है। तो सबसे पहले सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, तो बिल्कुल सही बात है। वास्तविक संख्याएं में जो है ना सारी परिमेय संख्याएं आ जाती है। वास्तविक जो संख्याएं होती है ना, उसमें जो है परिमेय और अपरिमेय सब मिक्स हो जाती है। परिमेय प्लस
अपरिमेय। ठीक है, जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या है ना, उनसे मिलकर वास्तविक संख्या बनती है। और परिमेय संख्या में जो अपन ऊपर पढ़ कर आए ना, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ठीक है, ये सारी की सारी जो है परिमेय संख्या में आ जाती है। ध्यान रखना, क्या आ जाती है? परिमेय में। और अपरिमेय संख्याएं अलग होती है। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक सारी की सारी परिमेय होती है। परिमेय कुछ एक्स्ट्रा भी होती है, और ये परिमेय जो है इनसे और अपरिमेय से मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती है। तो सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं तो जरूरी नहीं है, ये गलत हो गया। क्यों? सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय है। जैसे प्राकृत संख्या 4 लोगे, उसको पी बटा, परिमेय क्या होती है? पी बटा क्यू में, तो 4 को अपन 4/1 लिख सकते हैं। 6 लोगे तो 6/1 लिख सकते हैं। तो ये तो होती है परिमेय। लेकिन अगर हम परिमेय जो है, सारी प्राकृत संख्या तो परिमेय हो गई, लेकिन अपन एक परिमेय का उदाहरण लेते हैं 7/2, तो ये परिमेय तो है लेकिन प्राकृत नहीं है। तो सभी परिमेय संख्या प्राकृत नहीं हो सकती, सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय हो सकती है। फिर सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है, तो ये ऊपर बात कर चुके। पूर्ण संख्याएं आपकी जो है कहां से शुरू होती है? 0 से 1 2 3, और पूर्णांक आपके माइनस जो है -1 -2 ऐसे जो है माइनस से शुरू होते हैं, माइनस अनंत से लेकर -2 -1 ऐसे करते 0 फिर 1 2 ऐसे करके अनंत तक जाते हैं। तो सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक में निहित होती है, तो पहला और तीसरा भी सही है। फिर सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती है, तो अभी ऊपर बात कर चुके कि चाहे वो प्राकृत हो, चाहे पूर्ण हो, चाहे पूर्णांक हो। ठीक है, सारी की सारी क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। सारी की सारी क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन गलत कौन सा हो गया? 2। और असत्य पूछा था, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? सबसे पहले प्राकृत संख्या में से प्राकृत संख्या जोड़ेंगे तो प्राकृत संख्या आएगी। तो देखो अभी हम करके देख लेते हैं। जैसे 4 है, 4 में दूसरी प्राकृत संख्या 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो बिल्कुल प्राकृत संख्या में कुछ भी प्राकृत संख्या ले लो, वापस प्राकृत ही आएगी, तो ये तो सही है। फिर है परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो परिमेय आएगी। ठीक है, बिल्कुल है। यही उदाहरण वापस ले लो, ये जो है परिमेय भी तो है। या फिर हम कह सकते हैं, जैसे परिमेय संख्या 2 अलग लेते हैं, 1/2 प्लस जो है कर लेते हैं 3/2 ले लेते हैं, और इनको जोड़ेंगे तो आएगा 4/2, और ये आ जाएंगे अपने 2। और 2 क्या होती है? एक परिमेय संख्या ही होती है। क्यों? क्योंकि 2 को जो है 2/1 यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या है? परिमेय को परिमेय से जोड़ेंगे तो परिमेय आएगी, बिल्कुल। फिर है परिमेय संख्या को अपरिमेय से जोड़ेंगे तो भी अपरिमेय आएगी, तो बिल्कुल सही है। जैसे आप परिमेय संख्या 2, इसमें जो है अपरिमेय यानी √3 जोड़ दो, तो ये पूरी संख्या ऐसे बनेगी, और ये होती है आपकी अपरिमेय। ठीक है, रूट वाली संख्याएं और पाई वगैरह जो होता है ना, पाई होता है वो रूट वाली संख्या हमेशा जो क्या होती है? आपकी अपरिमेय होती है। लेकिन ये होना चाहिए कि रूट जो होता है ना, वो पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। जैसे √4 है ना, ये आपकी परिमेय है। क्यों? क्योंकि 4 जो होता है ना, 2 का वर्ग होता है, और 2 इसको 2 भी लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय होती है। इनके अलावा जितने भी होते हैं ना, पूर्ण वर्ग ना हो, वो रूट में हो, तो वो अपरिमेय होती है। फिर प्राकृत संख्या में से प्राकृत संख्या घटाने पर भी प्राकृत संख्या आता है, तो ये गलत हो गया। कैसे? जैसे एक प्राकृत संख्या 5 है, उसमें से आप 9 घटा दो, दोनों प्राकृत संख्या है, लेकिन उत्तर क्या आया? -4। और -4 प्राकृत होती नहीं है, क्योंकि प्राकृत तो 1 से शुरू होती है। तो प्राकृत में से प्राकृत घटाने पर प्राकृत आए, ये जरूरी नहीं है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। 10वां क्वेश्चन है, जब एक ऋणात्मक पूर्णांक को एक अन्य ऋणात्मक पूर्णांक से घटाते हैं तो परिणाम का चिन्ह क्या होगा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जब एक ऋणात्मक पूर्णांक को अन्य ऋणात्मक पूर्णांक से घटाते हैं तो परिणाम का चिन्ह क्या होगा? तो जैसे हम बात करें, ऋणात्मक पूर्णांक है जैसे -4, उसमें से अपन ने घटा दिया क्या? -2। ठीक है, क्या बोला? ऋणात्मक पूर्णांक, तो ये रहा ऋणात्मक पूर्णांक। अन्य ऋणात्मक, ये रहा, उसको घटाएंगे तो ये घटा दिया, तो ये क्या होगा? -4 और माइनस माइनस हो जाएगा +2, उत्तर आएगा -2। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। -4 में से -6 घटाते हैं, तो -4 और माइनस माइनस +6, तो उत्तर क्या आएगा? +2। तो चिन्ह क्या आ रहा है? एक बार माइनस का आ रहा है, एक बार प्लस का आ रहा है, तो कोई फिक्स चिन्ह नहीं आ रहा। निर्भर किस पर कर रहा है? संख्यात्मक मान पर। तो उत्तर क्या होगा? सदैव ऋणात्मक होगा? बिल्कुल नहीं। सदैव धनात्मक होगा? बिल्कुल नहीं। कभी ऋणात्मक होता ही नहीं? तो बिल्कुल नहीं, ऋणात्मक भी होता है। फिर पूर्णांकों के संख्यात्मक मानों पर निर्भर करता है? तो बिल्कुल पूर्णांकों के संख्यात्मक मान पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पर 2 लिया तो माइनस का आया, और यहाँ 6 लिया तो प्लस का आया। तो जो संख्यात्मक मान है उन पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये देखो रिवीजन क्लास है, आपको जो है
टीचिंग एग्जाम में आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जो है आप रीट लेवल 2 से हो, रीट लेवल 1 से हो, सेकंड ग्रेड से हो, फर्स्ट ग्रेड से हो, कलाम से बेस्ट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि किसी प्राकृत संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता। तो जैसे 1 है, 1 का अगर वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 1, 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 4, 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 9, 4 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 16, 5 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 25, 6 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 36, 7 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 49, 8 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 64, 9 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 81 और 10 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 100। तो देखो इकाई का अंक यहाँ क्या आ रहा है 1, क्या आ रहा है 4, 9, यहाँ क्या आ रहा है 6, 5, वापस 6, 9, 4, 1, 0। तो इकाई के अंक यही आ सकते हैं। वापस 111 पर चलेंगे तो 121, वापस 1 आ जाएगा, 12 पर चलेंगे तो 144, वापस क्या आ जाएगा 4, वापस यही रिपीट होने लग जाएंगे। अब ऑप्शन में देखो क्या 0 आ सकता है इकाई का अंक, तो देखो ये रहा 0, तो 0 तो आ सकता है, 1 आ सकता है तो 1 तो भी आ सकता है, 2 आ सकता है, देखो 2 कहीं नहीं आ रहा तो 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इकाई का अंक कभी भी वर्ग करने पर 2 नहीं आ सकता, ठीक है। 5 आ सकता है तो बिल्कुल देखो ये रहा 5 आ रहा है, 2 कहीं नहीं आ सकता। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिनको वर्ग करने पर लास्ट में 2 आ जाए इकाई का अंक, तो ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा 2 जो है, यानी ऑप्शन 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। तो अपन ऊपर बात कर चुके परिमेय संख्या कौन सी होती, जो परिमेय नहीं है तो क्या होगी अपरिमेय, और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है जो रूट में हो, जैसे √3, √5। लेकिन ध्यान रखना जो रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग होना, जैसे √4, 2 का वर्ग है तो ये परिमेय संख्या होगी, यह परिमेय नहीं होगी, क्या होगी परिमेय, ठीक है। जैसे √9 है, √9 क्या 3 के बराबर है तो ये भी क्या होगी परिमेय। और इनके जो पूर्ण वर्ग है इनके अलावा चाहे √10 ले लो, √11 ले लो, √7 ले लो, ये सारी की सारी अपरिमेय होती है, ठीक है। इनके अलावा अपरिमेय कौन सी होती है, इनके अलावा अपरिमेय होती है आपकी जो है पाई होती है, वो क्या होती है अपरिमेय। तो इसमें देखो 22/7 नहीं हो सकती, 3.14 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, तो क्या बच गया पाई क्या होती है आपकी अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय नहीं होती। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो एक परिमेय अपरिमेय की जो है आपको एक और एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। परिमेय संख्या, ठीक है, रूट वाली तो देख लिया अपन ने। परिमेय जो होती है ना, जैसे कोई संख्या पॉइंट वाली है 1.34 तो ये क्या होगी परिमेय, इधर लिखते हैं अपरिमेय। जैसे कोई संख्या है 1.3421 ऐसे करके ये चलती जा रही है, अगर जो चलती जाती है ना वो क्या होती है अपरिमेय, क्या होती है अपरिमेय। और इसको कहते हैं अशांत अनावर्ती, क्या कहते हैं अशांत अनावर्ती संख्या। मतलब अशांत है मतलब चलती जा रही है, आगे जाती जाएगी, ठीक है, तो इनको कहते हैं आप अपरिमेय। और जो जाके देखो ये 3-4 पर रुक गई, आगे नहीं जा रही, इसको कहते हैं शांत अनावर्ती। क्या कहते हैं शांत अनावर्ती। जो शांत अनावर्ती होती है मतलब पॉइंट के बाद कहीं भी रुक सकती है, जैसे 1.346649 यहां भी रुक गई तो ये क्या है परिमेय। लेकिन एक संख्या 1.464913 ऐसे करके चलती जा रही है आगे तो ये आ गई अपरिमेय। दूसरी बात देखना, अगर कोई संख्या जैसे 3-4 और रुकती नहीं है, मतलब चल तो रही है लेकिन देखो वापस देखो 3-4 बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे 3 संख्याएं भी रिपीट हो सकती है, एक संख्या भी देखो 3-4-3, देखो 3-4-3 नहीं, एक चेंज लेते हैं 3-4-2 3-4-2 3-4-2, ये चलती तो जा रही है आगे से आगे, लेकिन बार बार एक ही एक संख्या रिपीट हो रही है तो ये परिमेय होगी, ये परिमेय नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपकी अशांत तो है लेकिन आवर्ती वाली है। आवर्ती का मतलब बार बार कोई संख्याएं रिपीट हो रही है, चाहे वो 2-2 के जोड़े में हो चाहे 3-3 के जोड़े में हो, ठीक है। तो ये भी अंतर ध्यान रखना है। सबसे पहले किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती है। कितनी अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये देखो ये आ गई, निम्न में से अपरिमेय संख्याएं हैं। शांत दशमलव, तो शांत यानी 1.349 कहीं जाकर रुक रही है तो ये तो अपन बात कर चुके हैं, तो परिमेय है, ठीक है। फिर आवर्ती अशांत दशमलव, आवर्ती मैंने बात करा 1.349 मतलब जो है आवर्ती हो रही है, 3-4-9 बार बार आ रहा है और अशांत में चलती जा रही है, तो ये भी आपको पता है क्या होती है परिमेय होती है, ऊपर बात कर चुके हैं। फिर अनावर्ती अशांत दशमलव, तो अनावर्ती मतलब 1-3-4-1-2-3-4-1-6-9 मतलब चलती जा रही है लेकिन रिपीट नहीं हो रही, सेम संख्या नहीं आ रही वापस, तो ये आपकी क्या कहलाती है अपरिमेय। कौन सी कहलाती है
अपरिमेय, इनको समझना होगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक अनुपात रहित, इसको आप डायरेक्ट याद रखें, एक अनुपात रहित संख्या का दशमलव स्वरूप क्या होगा। एक अनुपात रहित संख्या, उसका दशमलव जो स्वरूप है वो अंत रहित व पुनरावृत्ति रहित होगा। क्या होगा, अंत रहित और पुनरावृत्ति रहित होगा। किसका, अनुपात रहित संख्या का दशमलव स्वरूप अंत रहित और पुनरावृत्ति रहित होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि 50 से लेकर 75 के मध्य कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, यह आपको ज्ञात करने के लिए देखो, अगर आप एक संख्या लिख के देखो तो लिख के देख सकते हो, वरना इनको कैसे याद रखेंगे, 6n + -1 यह सूत्र होता है। ठीक है, यह सूत्र निकालना है और उस जो संख्या उत्तर आए उसमें 5 या 7 का भाग नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, देखो n की जगह 1 रखोगे तो क्या आएगा, 6 × 1 + -1, तो 6 में 6 × 1 6, 6 में 1 जोड़ा तो कितना आया 5, और 6 में 1 जो सॉरी 1 घटाया तो 5 और 1 जोड़ा तो 7, तो ये दोनों अभाज्य संख्या हो गई। ऐसे हम 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो आपकी आ जाएगी 12 + -1, यानी 12 में से 1 जुड़ेगा 1 घटेगा। लेकिन अपने को 50 से 75 के बीच में रखनी है तो डायरेक्ट अपन जो है n की जगह रखते हैं 7। ठीक है, सॉरी 8 रखेंगे तो भी नहीं आएंगे, 9 रखेंगे। n की जगह 9 रखेंगे तो कितना आएगा 54। 54 में से क्या करना है, एक बार 1 घटाना है, 1 जोड़ना है, तो 54 में 1 जोड़ो तो कितना आया 55, तो 1 होगी 55, और 54 में 1 जोड़ा तो 1 जो है घटाया तो क्या आएगा आपके 53, तो 1 क्या हो गई, देखो 55 53। फिर n की जगह क्या रखेंगे 10, तो 10 रखेंगे तो 6 × 10 60, 60 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 61, और 60 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 59। ठीक है, फिर जो है 11 रखेंगे तो 66, 66 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 67, और 66 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 65। ठीक है, फिर जो है अपन क्या रखेंगे 12, 12 अच्छा 72, 72 में से 1 घटाएंगे तो 71, और 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 73। ठीक है, उसके बाद जो अपन अगली संख्या रखेंगे तो 75 से पार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 75 से पार हो जाएगी। तो देखो ये संख्या आ गई आपके जो है 50 से लेकर 75 के बीच में। अब वो इनमें से वो संख्या हटा दो जिनमें 5 या 7 का भाग जाता हो। ठीक है, जैसे 55 में 5 का भाग जाता है तो इसको तो हटा दो, ये क्या है परिमेय संख्या, जो सॉरी भाज्य संख्या है। फिर देखो 53 में किसी का नहीं जाता तो ये होगी 1। ठीक है, फिर जो 61 में जो है 5 और 7 दोनों का नहीं जाता तो ये होगी 2। 59 में भी 5 या 7 किसी का नहीं जाता तो होगी तीसरी संख्या। 67 में भी किसी का नहीं जाता 5 और 7 में से, तो ये होगी चौथी। और देखो 65 में 5 का भाग 13 बार जाता है तो इसको तो हटा दो। 71 में ना तो 5 का जाता है ना 7 का, तो ये होगी 5वीं संख्या। और 73 में ना 5 का जाता है ना 7 का, तो ये होगी 6ठी संख्या। तो टोटल उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 6। ट्रिक समझ में नहीं आई तो पीछे वापस जाओ 17वां नंबर क्वेश्चन पर, वापस देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल होगा। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक यही है इस संख्या ज्ञात करने की। ठीक है, तो 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18वां क्वेश्चन बोल रहा है 9895 में 9 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। और स्थानीय मान क्या होता है, तो आपको देखो वैसे तो आपको सबको आता होगा, फिर भी मैं बता देता हूं 9। इस 9 का स्थानीय मान क्या होगा, पहला 9 लिख लिया और उसके बाद में कितने अंक है 3, तो 3 0 लगा तो क्या हो गया 9000। फिर ये 9 है, इसका स्थानीय मान क्या होगा 9, और 9 के बाद एक संख्या तो 1 0 लगा तो 90। और इन दोनों का अंतर मतलब घटाना, तो 9000 में से 90 घटा दिया तो बच गया कितना 8910। तो उत्तर जो है इसका सॉरी हाँ 8910 सही है। ठीक है, 8910 इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो जो है ऑप्शन नंबर जो है सही करे ना अपन, 90 घटा दिए। ठीक है, 8990 में से 90 घटा दिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 8900 जो है 10 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना, वापस देख लो इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका, इसका तो हो गया आपको कि अब देखो थोड़ा छोटा कर लेता हूं। अब एक नए टर्म आ रही है आपके सामने, जातीय मान। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं 29,503 का स्थानीय मान। स्थानीय मान अभी बात कर चुके, 5 कहां पर है ये रहा, और 5 के बाद संख्या कितनी है 2, तो 2 0 लगा दो, तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा 500। ठीक है, अब है 32,071, इसमें 7 का जातीय या अंकित मान। और जातीय और अंकित मान क्या होता है, किसी संख्या का जो संख्या होती है वही है, तो इसका जातीय या कितना होगा 7 ही होगा, चाहे वो कहीं पर भी हो। 3 का जातीय मान 3 ही होगा, 2 का 2 ही होगा, 0 का 0 ही होगा। स्थानीय मान में ध्यान रखना है। ठीक है, ये आ गया इनका अंतर, मतलब 500 में से क्या घटाने हैं 7, तो उत्तर आ गया 493। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन 20 क्या बोल रहा है कि 24 यानी 2424 के 2 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करो। तो सबसे पहले जो है पहले 2 का स्थानीय मान क्या होगा 2 और 3 जीरो लगा दिए, ठीक है। फिर दूसरा 2 है, उसके बाद में कितनी संख्या है 1, तो 1 जीरो लगा दिया और दोनों का योग क्या होगा 2020। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब ये मत सोचना इतनी इजी कैसे आ रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। फिर आ रहा है 56,431, इसमें 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान ये रहा 6 और उसके बाद 3 जीरो लगा दो क्योंकि 3 संख्याएं। और 4 का अंकित मान, तो 4 का अंकित मान हमेशा वही रहेगा जो मान दिया है, मतलब 4 कहीं पर भी हो कोई मतलब नहीं है, 4 का अंकित मान 4 ही रहने वाला है। और इनका अंतर पूछा है तो 6000 में से 4 गए तो 5996 इसका सही उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन है 909.0909 इसका जो है प्रसारित रूप क्या होगा। तो सबसे पहले जो है 9 के बाद 9 जीरो, फिर प्लस में जीरो को छोड़ दो तो 9 आएगा, तो ये तो हो गया 909। फिर यहां पर देखो प्लस में क्या आएगा 9 और ये 9 देखो जीरो को तो छोड़ दो, 9 के बाद जो पॉइंट के बाद कितने नंबर पर है दूसरे पर, तो 100 का भाग लगेगा। फिर देखो जीरो को छोड़ दो, अगला 9 कितनी बार है, जीरो को छोड़ दो 4 बार में, तो नीचे कितने जीरो का भाग लगेगा 4 जीरो का, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो उत्तर कौन सा बैठ रहा है 100 और 9, पहले तो 2 जीरो है फिर 4 जीरो है, तो ये रहा 2 जीरो 4 जीरो, तो उत्तर बैठ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 3, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये रहा देखो। सबसे पहले 8000 और 8000 में 8 जुड़ेंगे क्योंकि बीच में जीरो है, फिर प्लस में 2 जीरो, तो ये वाले तो छोड़ दो क्योंकि जीरो है, अगर और संख्या होती तो देखते। फिर आता है 8 और 8 को कितने नंबर पर है तीसरे पर पॉइंट के बाद में, तो 3 जीरो आएंगे। और फिर अगला 8 जो है आपका चौथे नंबर पर है तो 4 जीरो आएंगे। तो ये हो गया आपका प्रसारित रूप, तो पहले 3 जीरो फिर 4 जीरो, तो देखो ये 3 जीरो ये 4 जीरो, तो ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ये 30 क्वेश्चन आए थे, टॉपिक वाइज है इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले किसी संख्या में 48 से भाग देने पर भागफल 13 और शेषफल 17 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो आपको पता है जैसे ये कोई संख्या है, जैसे 9 है, 9 में हम 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 8 में, 8 जो 4 बार जाएगा 8 और बच गया 1, ठीक है। अब देखो इन संख्याओं को थोड़ा सा देखो एग्जाम्पल से समझते हैं तो अच्छी बात है। ये तो आपकी कहलाती है भाजक, ये क्या कहलाता है आपका भाजक, ये कहलाता है क्या भाज्य, ठीक है। ये कहलाता है आपका भागफल और ये नीचे आपका शेषफल है, क्या है शेषफल, ठीक है। अब देखो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। कैसे हुआ, तो देखो जैसे भाज्य कितना है 9 बराबर किसके होगा भाजक कितना आपका 2 गुणा भागफल कितना है 4 और प्लस में 1, तो 2 को 4 से गया 8 और 8 और 1 9 बराबर 9 आ गए ना। तो वैसे इसको ज्ञात करना है, 48 से भाग देंगे तो 48 क्या हो गया भाजक, 48 क्या हो गया भाजक, तो 48 क्या हो गया भाजक गुणा भागफल कितना आ रहा है 13, तो गुणा करेंगे 13 से, प्लस में शेषफल यानी प्लस में 17 जोड़ेंगे तो वह संख्या आ जाएगी, जो भी भाज्य होगा वो आ जाएगा। तो 48 को 13 से गुणा करो, 48 को 13 से गुणा करेंगे तो देखो 3 को 8 से, देखो एक गुणा की भी ट्रिक बता देता हूं, पहले 2 संख्याओं को गुणा करो, 3 को 8 से किया तो 24, हासिल की कितनी आई 2, फिर इनको क्रॉस में गुणा करके जोड़ दो, 4 को 3 से किया 12 और 8 को 1 से किया 8, 12 और 8 20 में 2 जोड़े तो 22, हासिल की वापस 2 और फिर लास्ट वाली 2 संख्या को गुणा करो, 4 को 1 से किया 4 में 2 जोड़ा तो 6, तो 624 और फिर इसमें जो है 17 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 641, तो वह संख्या क्या होगी 641, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन बोल रहा है 231 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो ऐसे तो एकदम इजी है, क्योंकि 230 में जो है लास्ट में 0 या 5 होने चाहिए, उनमें पूरा भाग जाता है, तो 230 में पूरा जाएगा तो शेषफल क्या बच जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा था ही नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये मत सोचना कि ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है, क्योंकि आप लेवल 1 1 से 5 तक क्लास को पढ़ाएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आने चाहिए। अब देखो 273 प्लस 375 प्लस 478 प्लस 657 को 25 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अब आप क्या करोगे, 2 रास्ते हैं, ये तो छोटी संख्या है तो इनमें दोनों रास्ते काम भी आ जाएंगे कि इन सबको जोड़ दो और 25 का भाग दे दो, शेषफल पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात कैसे पता चलेगा,
25 का भाग जाएगा तो लास्ट में या तो संख्या के 25 होगा या 50 होगा, लास्ट अंक, ठीक है, लास्ट के 2 अंक, चाहे वो 125 हो, 150 हो, या क्या होगा 75 होगा, ठीक है, या 00 होंगे, यही तो होंगे। अब देखो जैसे 273 है तो 73 में तो जाएगा नहीं, 275 होता तो चला जाता, तो कितने की कमी पड़ रही है, दो कम पड़ रहे हैं तो माइनस के 2 लगा दिए। 375 में पूरा जाएगा, 78 में जो है इसमें पूरा जाएगा तो 0 लिख लेते हैं। 78 में जो है 3 शेषफल बचेगा और 57 में आपके शेषफल कितना बचेगा, 7, कितना बचेगा, 7 शेषफल बचेगा। तो अब देखो -2 + 3 + 7, तो 10 में ये क्या हो गया, -2 + 10, तो बचे कितने, 8। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 8, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो वापस जरूर देखें एक बार, ठीक है, वरना इन सबको जोड़ के भी 25 का भाग आप दे सकते हो। अब आ रहा है देखो, ये इतनी बड़ी संख्या दे दी, ठीक है, अब बोल दिया 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अब आप ये सोचोगे कि यार इतनी बड़ी संख्या को 8 से विभाजित कैसे करूं, तो ध्यान रखना कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर वो 8 से विभाजित होती है ना तो उसके लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होंगे। तो इसके लास्ट के 3 अंक क्या है, 930, तो इसमें भी 8 का भाग जाएगा, तो 8 का भाग दो, कितना होगा, 8 एकम 8, तो बच गया 1, ये हो गया 13, 8 एकम 8 बच गए 5, 50 में जाएगा 8 से 48, और शेषफल क्या बच गया, 2। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। मतलब कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर वो 8 से विभाजित होगी ना तो उसके लास्ट के 3 अंक भी 8 से विभाजित होंगे, और यहाँ लास्ट के 3 अंक को भाग देकर देख लो कि कितना शेषफल आ रहा है, वही इस पूरी संख्या को जो है शेषफल आएगा। चाहे आगे कुछ भी और लगा दो संख्याएं, लास्ट के 3 संख्याओं से ही पता चल जाता है, 8 का भाग देते हैं तब। तो ऑप्शन जो है इसका 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28। अब देखो 150 रुपए, उसमें से 50 पैसे और 10 पैसे जोड़ेंगे तो 65 पैसे हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, 150 रुपए 65 पैसे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ध्यान रखना। अब ये मत सोचना कि इतने इजी, तो वापस बोल रहा हूँ लेवल 1 का एग्जाम है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन है कि जो है ये आपके क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 40 लाख 20,550। इस पैसों को रुपए में बदलोगे तो 100 का भाग दे दो, तो ये आ जाएगा 40,205.50, ठीक है, और 0 लास्ट में लगाना जरूरी नहीं है, तो इसको अपन डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं 40,205.5। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो है लास्ट, सॉरी ये जो 29वां था, आज लास्ट क्वेश्चन है। 1500 रुपए, सॉरी 15,000, 1500, 150। तो देखो 1500, 15,000, 1500 और 150, तो ये हो गया 0, फिर 5, 6, 6, 1, मतलब 16,650 रुपए हो गए, और इनको पैसों में बदलोगे तो 2 0 और लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, लास्ट में 3 0 वाली संख्या को देखो, ये रही। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और अगली जो कलाम के जो अभी साइंस मैथ के टेस्ट बचे हैं वो भी अगली क्लास में देखेंगे। तब तक आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।